पहला क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं, मतलब वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर साल के 12 महीने पिघलते रहते हैं। किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं? तो किस घटना की उपस्थिति से व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं? अल नीनो की उपस्थिति से। अल नीनो जो है वो व्यापारिक हवा को क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है। ये जो अल नीनो होता है ये प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर का जो समुद्र का पानी होता है उसकी सतह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। उस प्रक्रिया को अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का अगर देखा जाए अर्थ जो होता है शाब्दिक, उसका मतलब होता है छोटा लड़का, छोटा लड़का। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? छोटा लड़का। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है अल नीनो। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, उस इसलिए उसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। वो कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। विंड वेन उपकरण किसको मापता है? तो विंड वेन जो होता है उपकरण हवा की दिशा को नापता है। भारत के उत्तरी भाग में गर्मियों के महीनों में किसका अनुभव होता है? तो वायुदाब गिरने का। जब वायुदाब गिर जाता है तो आंधी आती है। जब वायुदाब गिर जाता है तब उसके कारण आंधी आती है। वायुदाब को किससे नापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा था, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज की थी ईटरसौली ने। टॉरसौली ने बैरोमीटर की खोज। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू है। संदकफू चोटी है। ये जो प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये संदकफू चोटी। ये एसएससी एमटीएस में आ चुका है प्रश्न, एसएससी एमटीएस में। आप ये सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल की ही क्यों पूछा? क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्य में हर राज्य की कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी। तो ये जो पश्चिम बंगाल केवल पूछा, ये इसलिए पूछा क्योंकि ये पुस्तक, ये एनसीईआरटी की पुस्तक में है। ये जो इसका वर्णन है पश्चिम बंगाल की चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो संदकफू है। ये एनसीईआरटी की किताब में है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। नहीं तो वो 28 राज्य का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसकी चोटी 28 राज्यों में से किसी भी राज्य की पूछ सकता है। तो हमें किसी भी राज्य की नहीं पढ़ना है, हमें जो बुक में लिखा है एनसीईआरटी की वो क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि आप पता लगा सकते हैं, जो भूगोल की पुस्तक होगी एनसीईआरटी की कक्षा 8, 9, 10, 11, किसी ना किसी में ये लिखा होगा कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसलिए हमें ये नहीं कि हमें 28 राज्यों का पढ़ना है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रीत एक महासागर के बारे में लिखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, यह कौन सा महासागर है? जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है वह महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ये क्वेश्चन पूछा था कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। कैसे आकार का है? एस आकार का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कपास की खेती के लिए कितने पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास की खेती के लिए कितने पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210। भागीरथी और अलकनंदा का समारोह हो जाएगा हमारे प्रयागों की संख्या है 5, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। एक है अमरू, अमरू। तो आ से अलकनंदा हो जाएगा हमारा, माँ से मंदाकिनी, रू से रुद्रप्रयाग। पूछा जाता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किस जगह मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। अमरू, अमरू। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आ से अलकनंदा, माँ से मंदाकिनी, रू से रुद्रप्रयाग। और भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती है? वो देवप्रयाग में मिलती हैं। तो हमारे 2 प्रयाग याद हो गए। अगला प्रश्न है, सकरी नालियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने तकनीक जो सीधे पौधे के आधार तक पानी पहुंचाती है क्या कहलाती है? तो ड्रिप सिंचाई कहलाती है। ड्रिप क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई। पेड़ों और झाड़ियों की खेती के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेड़ों और झाड़ियों की खेती के रूप में आर्बोरी कल्चर को जाना जाता है। प्रश्न है, कौन सा महासागर विश्व का सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो टाइफून कहाँ जाना जाता है? जापान में। टाइफून कहाँ जाता है? जापान में। टाइफून के नाम से चक्रवात को जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में घूमता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है लाल सागर। कौन सा महासागर? लाल सागर। महासागरों की औसत लवणता लगभग कितना भाग प्रति हज़ार है? तो महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हज़ार है। जो लवणता होती है उसको प्रति हज़ार में नापते हैं। किसमें नापते हैं? प्रति हज़ार में। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35 है। भारत की अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। मेंटल के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फियर। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एथेनोस्फियर। बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार की भारतीय वनों में पाई जाती हैं? जो बांस, अधिपादप, एनी, फुमेल, गुटेल और मुंडेन की जो किस्में हैं वो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती हैं। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस
को संशोधित किया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था पियरे लाप्लास ने। किसने किया था? पियरे लाप्लास ने। हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो जो कंचनजंगा पर्वत है भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। दार्जिलिंग। आइए एक आपको प्रश्न बताते हैं। पूछा जाता है कि भारत में स्थित पूरी तरह से भारत में स्थित प्रश्न को पहले समझिए। भारत में स्थित पूरी तरह से ऐसी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में पूरी तरह से स्थित है? तो उस प्रश्न का उत्तर नंदा देवी होगा। क्या होगा? नंदा देवी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत में स्थित पूरी तरह से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो नंदा देवी। आपको गॉड आश्विन केटू नहीं मारना है। जो अगर नंदा देवी प्रश्न में नहीं है तो आपको मारना है कंचनजंगा। कंचनजंगा। उसका कारण ये है कि जो कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल सीमा में है। भारत और नेपाल सीमा में है। कुछ भाग भारत में आता है और कुछ भाग नेपाल में आता है। इसलिए इस प्रश्न में आपको अगर नंदा देवी नहीं दिया है तब आप कंचनजंगा मारेंगे। भारत में पूरी तरह से स्थित नंदा देवी है। और अगर नंदा देवी प्रश्न में उत्तर में नहीं है तो आपको कंचनजंगा मारना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ये भी नहीं है तब आपको गॉड आश्विन केटू मारना है, क्योंकि गॉड आश्विन केटू जो है वो पीओके में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पीओके में। तो ये विवादित है, इस कारण इसको नहीं मार सकते हैं। सबसे पहले नंदा देवी मारेंगे प्रश्न में। 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? अब देखिए जपफू पर्वत श्रेणी जो है, ऐसी पर्वत श्रेणियाँ बहुत सारी हैं, परंतु जपफू का वर्णन इसलिए पूछा गया है इस बुक में कि ये प्रश्न एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। किस राज्य में? नागालैंड में है। किस राज्य में? नागालैंड में है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य है तो सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। जो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो वो कौन सी है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। सतलुज और नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी। काली नदी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच में स्थित है? तो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच है। और सतलुज और काली नदी के बीच में काली नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय है। कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो कौन है? गौर भारतीय बाइसन। जो नागरहोल और बांदीपुर है वो किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में है। कर्नाटका राज्य में है। ये अपने जो एक प्रकार से बोल सकते हैं जैव संरक्षित अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किन खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? तो जो हिमपात नहीं होता है वो ऊटी में नहीं होता। ऊटी में क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊटी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे हिमपात नहीं होता है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं हैं। गहन कृषि का क्या अर्थ है? तो गहन कृषि का क्या अर्थ है? कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि और अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं कि कम जमीन पर अधिक से अधिक पैदावार उसको बोलते हैं गहन कृषि। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार में। जो लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेत जो पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया गया है? तो शुष्क शीत के साथ मानसून। एक प्रश्न ये है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया गया है? तो शुष्क शीत के साथ मानसून। और एक दूसरा प्रश्न जो दिल्ली हेड कांस्टेबल में आया था कि कोपेन की योजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु को एस से दर्शाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो शुष्क ग्रीष्म होती है, जो शुष्क ग्रीष्मकाल की जो मानसून की जो जलवायु होती है उसको एस से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। ग्रीष्मकाल की जो गर्म मानसून की जलवायु होती है उसको एस से दर्शाया जाता है। वो दिल्ली हेड कांस्टेबल में आया था ये प्रश्न। भारत में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किसकी खेती की जाती है? तो बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ वो कर्नाटका राज्य में है। और कहाँ किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाली सुंदरी वृक्ष में कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पे है? अपना पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली क्या होती है? गुल होती है। क्या होती है? जो पश्चिम हिमालय में जल संचयन, जो जल का कंजर्वेशन किया जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है, वो गुल प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न एसएससी सीजल में आया था। एसएससी सीजल में आया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। और इसकी स्थापना जो की थी किस देश के द्वारा करवाई गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है स्टील प्लांट, उसकी स्थापना करवाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रह के बाहर से भीतर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम है। तो जो पृथ्वी की परतों का सही क्रम है, तो सबसे पहले क्रस्ट पाया जाता है। क्रस्ट जो पृथ्वी पे होता है वो क्रस्ट होता है ऊपरी। अंदर जो होता है वो मेंटल होता है, और जो सबसे अंदर होता है वो कोर होता है। पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर। जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो जनगणना हमारा भविष्य जो था वो 2011 की जनगणना का नारा था। नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2000 किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है, द्वितीय नंबर पर महाराष्ट्र है। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर का विलय कहाँ पर होता है? तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा का जो विलय होता है वो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग पर। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो टीला, सेती, बेरी जो हैं वो घाघरा की हैं। मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो नम उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित कुल नदियों की संख्या कितनी है? तो बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित कुल नदियों की संख्या लगभग 700 है। ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित कुल नदियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 700 है। जो बुक में लिखा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेपाल ऐसे तो पूछ सकता है कि नेपाल में सहायक नदियों की कुल नदियों की संख्या कितनी है? तो जब नेपाल का बुक में दिया ही नहीं है तो बुक से उससे पूछेगा ही नहीं। पहली बात, गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंता क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो गौतमी। कौन है? गौतमी। गोदावरी की एक शाखा का नाम गौतमी है। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? जून से सितंबर के दौरान जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। हमारा जो भारत है ऐसा है, ये पड़ता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो मानसून आता है भारत में वो इस तरह आता है, इधर से आता है। तो दक्षिण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसे आता है अपने भारत में बादल। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 पर किया गया था। जो गरीबी रेखा थी 2011 और 2012 में, वो भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 पर किया गया था। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? जो उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? वो हिमाचल प्रदेश में है। मतलब जो हिंदू जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो कितना है? 54.6%। 54.6%। जो भारत में कृषि लोग कर रहे हैं उनका हिस्सेदारी है 54.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? तो 2011 की 15वीं। ये पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है। और सबसे पहले जो भारत में
जनगणना कराई गई थी, किसके काल में कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के कॉल में कराई गई थी, जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके समय में। किस विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे नापते हैं? तो किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को बायोमास के रूप में मापा जाता है। देखिए, आकार सबसे बड़े से सबसे छोटे अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। आप इस प्रश्न को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे अपना यूपी का हो, किसी भी एग्जाम का ये क्रम पूछा जा सकता है। बहुत ही ये एक प्रकार से बोल सकते हैं ट्रेडिशनल बेसिक क्वेश्चन है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया गया है? तो जो कोपेन की परियोजना थी, उनके अनुसार जो अक्षर ई होता है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है, उसको निरूपित किया गया है। मतलब ई अगर मेंशन कर दिया उसका मतलब है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जो एस प्रकार की अगर जलवायु होती है कोपेन के अनुसार, जो अगर एस अक्षर जो होता है वो होता है जो वो ग्रीष्मकाल की जलवायु होती है। ग्रीष्मकाल की जलवायु जो होती है उसको निरूपित करता है एस। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये भी पूछा गया होगा। नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? तो जो नारली पूर्णिमा होती है वह महाराष्ट्र राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? जो ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक है तो औसत से कम और देर से मानसून। औसत से कम और देर से मानसून। कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो हाइलाइट औषधि खनिज जिसे नमक के रूप में लोग जानते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक पर्वतमाला से। कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमालय प्रदेश के चंबा से होकर बहती है? तो कहाँ से बहती है? रावी नदी से। रावी नदी जो है वो बारहमासी 720 किलोमीटर लंबी है, यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। अनेर, पंजारा और वाघुर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो अनेर, पंजारा और वाघुर वो तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। शेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो शेवराय पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु में हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में हैं। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो 100 दिन, 120 दिन। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। भारत की प्रायद्वीपीय नदी वो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय नदी क्या मतलब क्या हुआ? भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो दक्षिण भारत में जो नदी है गोदावरी, वो देखिए 3 ओर से घिरी हुई दिखाई देती है। इधर से समुद्र, इधर से समुद्र और इधर तो समुद्र है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय नदी बोल देते हैं। और जो गंगा होती है वो गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बह जाती है, उत्तर प्रदेश में बह जाती है, भारत के उत्तर में। वो मैदानी नदी एक प्रकार की होती है गंगा नदी, और जो प्रायद्वीपीय नदी है वो गोदावरी है। बुग्याल शब्द का क्या अर्थ है? तो बुग्याल जो शब्द होता है वो हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में कोरोमंडल तट पर निचला अंतर्द्वीपीय हेडलैंड कौन सा है? तो तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में कोरोमंडल तट का निचला अंतर्द्वीप हेडलैंड केप कैलीमेरे है। कैप कैलीमेरे है। कौन सी चोटी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? तो माउंट धुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। रायचूर दोआब क्षेत्र में किस भाग में प्रसिद्ध गोलकुंडा की हीरे की खदान स्थित है? तो पूर्वी भाग में। रायचूर का दोआब क्षेत्र में प्रसिद्ध गोलकुंडे की हीरे खदान स्थित है, तो पूर्वी भाग में। बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। भारत में 3 प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। तो भारत में 3 प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, भूमि, पर्वत और पठार। भूमि, पर्वत और पठार। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्रों से घिरा है? तो जो देश का कुल क्षेत्रफल का जो 27% भाग है वो पठारी क्षेत्र से घिरा है। असम राज्य में स्थित कार्बी आंगलोंग पठार जो है भारत के किस भौगोलिक प्रभाग का हिस्सा है? तो असम में जो कार्बी आंगलोंग पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किस राज्य में सबसे कम समय की वर्षा होती है? तो अपना वही राजस्थान सबसे कम वर्षा होती है।
रेगुर मिट्टी किस मिट्टी की होती है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी का प्रकार है। और काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। कौन सा आंध्र प्रदेश में एक बाधा द्वीप है? बाधा द्वीप है, आंध्र प्रदेश में बाधा द्वीप है अपना श्रीहरिकोटा। बाधा द्वीप का मतलब, बाधा द्वीप जो होता है वो चपटा द्वीप, रेत का बना द्वीप होता है, उसको बोलते हैं बाधा द्वीप। लोकटक झील जहाँ भी सुन ले उसका उत्तर होता है मणिपुर। मणिपुर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कहाँ पे है? मणिपुर में है, लोकटक झील। आम्र वर्षा शब्द का संबंध किससे है? तो आम्र वर्षा जो मैंगो सावर होता है वो मानसून पूरब वर्षा से है। बाधा द्वीप का मतलब होता है रेत का बना चपटा द्वीप, चपटा द्वीप उसको बोलते हैं बाधा द्वीप। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। आम्र वर्षा शब्द का संबंध किससे है? तो आम्र वर्षा का संबंध मानसूनी पूर्वी वर्षा से है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो कर्क रेखा के निकट स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आपको 8 राज्य नहीं पता है तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। चलो बता देते हैं, याद रखने की ट्रिक है। गरम, छज, पत्रिमी। पत्रिमी, पत्रिमी का मतलब गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से महाराष्ट्र, छा से छत्तीसगढ़, यहाँ झा आएगा, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में बैलाडीला, बेल्लारी, मयूरभंज खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क। उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा सर्दियों में किस प्रकार से वर्षा होती है? किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट में होती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कोरोमंडल तट भारत के किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है कोरोमंडल तट भारत के? किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में एग्जाम में आया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया है 2020 में। 2020 में। त्यागराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो त्यागराज है वो बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। सॉरी, कौन सा कथन सही है? तो बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है, त्यागराज। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें इस बुक में नए नए क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कैंपबेल बे में स्थित है। भारत के किस राज्य में अरवारी पानी संसद जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है? तो अरवारी पानी संसद जो है राजस्थान में किया गया है। मुंबई से पुणे की यात्रा के दौरान आप किस घाट को पार करेंगे? तो भोर घाट को। हमारे 3 घाट हैं। कितने घाट हैं? 3 घाट। एक भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट, 3 घाट हैं। बाकी तो घाट बहुत सारे हैं। मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी में है, जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, पर हमको उनसे लेना देना नहीं है। हम लोग छात्र हैं तो हमको 3 घाट याद रखने हैं अपने, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। जो पाल घाट है वो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। तमिलनाडु, पाल जो है हमारा तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। और जो थाल घाट है वो महाराष्ट्र में ही है, वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को जोड़ता है, उसको बोलते हैं थाल घाट। और पाल घाट जो वो तमिलनाडु केरला को जोड़ता है। अगर इसमें भी अगर आप राज्य की बात या जिले की बात करना चाहते हैं तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर और केरला का पलक्कड़ को जोड़ता है पाल घाट। इस चीज़ को याद रखेंगे। 3 घाट हैं हमारे। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? पाराद्वीप बंदरगाह। उकाई बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? तो ताप्ती नदी में। किस नदी में बनाया गया है? ताप्ती नदी में। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की दिशा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। कौन सी तटीय झील केरला में स्थित है? तो जो वेम्बनाथ झील है वो केरला में स्थित है। भारत में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। तो कौन सी ऋतुएं होती हैं? मुख्यतः किस ऋतु को संक्रमण ऋतु भी कहा जाता है? तो मानसून की वापसी की जो ऋतु होती है उसे संक्रमण ऋतु कहा जाता है। अगर आपको 4 ऋतुएं नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही कठिन प्रश्न है ये। ग्रीष्म, शीत ऋतु,
तीसरा हमारा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। और चौथा जो हमारा ऋतु होता है वो मानसून का निर्वर्तन। निर्वर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून। इस बात को याद रखेंगे। पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ किस भाग में है? तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल में है। किस राज्य में है? किधर है? तो पूर्वांचल में है। अगर पूछा जाए कि पूर्वांचल में किधर है तो किस देश के मध्य है, किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और म्यांमार के मध्य। भारत और म्यांमार के मध्य, इसलिए इसे पूर्वांचल बोला गया है। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा है? तो सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है उसको टाइगर को बोलते हैं, चीते को। ठीक है, बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, सुंदरवन। सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। किसी में राक्षस मिलता है, किसी में राक्षस मिलता है। राक्षस, किसी में राक्षस। राक्षस जो है सतलुज नदी का उद्गम करता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और इसकी स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान के रूप में की गई थी। किस वर्ष से इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया? तो हमें बताना है 1906 में। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो जो चंद्रनाथ पहाड़ी है वो बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थल है। कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सबसे ऊंचा शिखर है हमारा अनाई मुड़ी। कौन सा? अनाई मुड़ी। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में जो स्थित है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 99 है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य आसाम है। कौन सा? असम है। उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो उड़ीसा में चावल को निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है। अच्छा, निर्वाह कृषि होती है, इसका अर्थ क्या होता है? तो निर्वाह कृषि का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ये होता है कि हम जितनी पैदावार कर पाएँ, इतनी ही पैदावार कर पाएँ कि हम केवल अपना पेट भर सकें, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। उड़ीसा में चावल इतना उगाया जाता है कि अपना पेट भर पाएँ। जो किसान होते हैं वह केवल अपने खाने के लिए ही उगा पाते हैं चावल, उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। और जो गहन कृषि होता है तो गहन कृषि का अर्थ होता है कि कम ज़मीन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर लें ताकि उसको बेच सकें, उसको बोलते हैं गहन कृषि। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे। किस महासागर की जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वास्तविक महासागर का 4.3% हिस्सा बनाता है? तो आर्कटिक महासागर। ये प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ है और ये डाटा भी लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न को पूछा गया है और ये प्रश्न आया भी एग्जाम में। शेषांचल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो शेषांचल बायोस्फीयर स्थित कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे 3 स्थलीय ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भी है। हमारे 4 होते हैं, 3 ना होकर 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 2003 में। बड़ी ही जो स्टेटमेंट दिया गया है बहुत ही विचित्र दिया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। भारत में चूना पत्थर की गुफा है तो कौन है? बोरा की गुफाएं। बोरा की गुफाएं। और बोरा की गुफाएं, जो बोरा की गुफाएं हैं वो अनंतगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अनंतगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। और अनंतगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बहुत अच्छे से कि ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में आया है और 2020 को आया है कि बोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अनंतगिरी पर्वत में स्थित हैं। अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित है। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस बुक का नहीं है जो पूछा ना गया हो, और जो एक बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो रिपीट क्वेश्चन जरूर होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से नया बनाकर लाए। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है टाइम, ना एग्जामिनर के पास है टाइम। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो सब रिपीट किए जाते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के रखे जाते हैं। कहीं एसएससी से आएगा, तो कहीं ग्रुप डी से आएगा, तो कहीं एनटीपीसी से आएगा आपके एग्जाम में, कहीं यूपी SSC से आएगा, कहीं यूपी पेट से आएगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को ऐसी बुक पढ़नी है जिससे क्वेश्चन फंसे। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो जितने भी एग्जाम दिए हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के, उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत बार एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। ये एनसीईआरटी पुस्तक का है, बुक का। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे हैं, आप ढूंढ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। हमारे पास 42 पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, जिनको पढ़ने में आपको कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाएगा। 1 वर्ष का समय लग जाएगा। पर क्वेश्चन पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती, बुक पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, हमको याद रखने पड़ते हैं। इसके लिए आपको या तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको बनाने में आपको 8 महीने का समय लगेगा। इससे अच्छा है कि ये जो बुक है इसको आप बार बार पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बनाया नहीं जाता है। बुक को कोई बुक को पढ़ेगा नहीं, कि बहुत सारी बुक में फालतू की भी चीज़ें रहती हैं जिनसे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन 3 नदियों का निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहाँ वर्ष 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में। गढ़वाल में रैनी गांव 1970 के दशक में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है? तो गढ़वाल का जो रैनी गांव है 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के लिए मशहूर है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला है? तो गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदी के मध्य फैला है। टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू प्रपटी पर बड़ी तरह की जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। क्या बना है? रूस में यूराल पर्वत। जो टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू प्रपटी पर बड़ी तरह की रचनाओं का निर्माण होने से बना है। रूस में यूराल पर्वत। लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दोनों तरफ की पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो दक्कन का पठार। एक बार इस प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे कि लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, 3 तरफ से घिरा है, उत्तर की ओर और सतपुड़ा और दोनों ओर की पूर्वी और पश्चिमी। ये सतपुड़ा हो गई हमारा, ये पश्चिमी हो गई और ये पूर्वी हो गई। तो कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मध्य में। भारतीय रेलवे ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरन रेलवे किस प्रकार का गेज है? जो माथेरन है वह नैरो गेज छोटी लाइन है। नैरो गेज छोटी लाइन। आपको मैं बता देता हूँ कि जो माथेरन हिल स्टेशन है, ये हिल रेलवे लिखा है ना, तो हिल रेलवे है, ट्रैक है। तो ये जो माथेरन हिल स्टेशन है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस मौसम संबंधी उपकरण जिसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है? तो जो निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है प्लूवियोमीटर। प्लूवियोमीटर। तो आज हम लोगों ने भूगोल के लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा पढ़े और ये हमारा था पार्ट 3। बुक बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है और हमें नए क्वेश्चन मिल रहे हैं जो एग्ज़ाम में देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी रहे हैं और ये भी पता लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब आया था। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसलिए इसको पढ़ें। आपको लगभग 80% प्लस क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जरूर मिलेंगे, क्योंकि रेलवे जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी बेसिस के। एनसीईआरटी बुक पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए ये बुक जरूर पढ़ें। धन्यवाद।